नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। इसको आपको अगर देखना है कि किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक में आपके लिए यूजफुल होगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ करेंट ओरिएंटेड विद स्टैटिक्स के पार्ट, देखिए ये बहुत से लोग पढ़ाते हैं। बहुत बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं कि जो चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे जानने वाले और बहुत से ऐसे भी मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी बहुत कम लोग हैं तो हैं कि चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा पाएँ। सबसे पहले अगर मैं कनेक्ट करने की बात करूँ, सी एस सेंटर का जो फाउंडेशन मैंने रखा या फिर जो इस फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो सबसे पहले इसकी जो फीचर्स थी, डिसाइड ये हुआ कि हम वैसे सिलेबस को, वैसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कहीं और इस तरीके से पढ़ाए नहीं जाते हैं और कमीशन के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो लोग जनरली क्या करते हैं, जो न्यूज में होता है न्यूज को लेकर के पढ़ा देते हैं। बहुत से लोग स्टैटिक्स पार्ट को अलग से करके पढ़ा देते हैं। बट अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है क्लियर कर पाना कि आप अगर करंट अफेयर्स केवल पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पार्ट अलग करके पढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जाम क्लियर हो। 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है, एज ओवर एज हो जाते हैं कि इस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। आपको सीखना है अगर, तो सी एस सेंटर दिल्ली को ज्वाइन करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सी एस सेंटर दिल्ली जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी के आधार पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया लोगों के द्वारा, उस अपने आइडियोलॉजी, उस आधार, उस बेस को कभी चेंज नहीं करेगी। वो अलग बात है कि लोग लाइक ना करें, डिसलाइक करें, भाई क्या पढ़ा था समझ में नहीं आता। तो देखिए, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें, अच्छे आदमी बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं। बात समझ रहे हो? तो उसी तरह जो सी एस सेंटर जी आपको मैटर दे रहा है, वो ऐसा मैटर है कि बहुत कम लोग उसको समझेंगे, लेकिन जो समझ गया उसका जीवन भी पार हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे मैटर्स को कनेक्ट करते हैं और ऐसे टॉपिक को टारगेट करते हैं जो आपका एग्जाम्स का लार्ज एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करता है। आज को जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, अगर हेडिंग देखा जाए, ये इंडियन एक्सप्रेस का मैंने हेडलाइन कॉपी पेस्ट करके रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं कहाँ से लाया, कोई आसमान से मैं नहीं टपका लाया हूँ। दूसरी चीज़ें भी कहूँगा कि बहुत से ऐसे प्रोफेसर टीचर्स होते हैं, एडुकेटर, तो जो कहते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज सफिशियंट, आप कहीं और सोर्स पे मत भागिए, मेरे यहाँ से ही जाएगा। चलिए, अगर गलती से उसने 200 क्वेश्चन सेट किया, अगर उसमें से 5 सवाल आ जाते हैं, तो अपनी पीठ अपने ही हाथ से थपथपाते हैं, कहते हैं कि देखो हमने पढ़ाया वहां से आया। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए नहीं फंसा, तो वो क्या कहते हैं कि कमीशन को ब्लेम करते हैं, भैया देखिए आपने ऐसे ही सिलेबस ये दिया है, पढ़ा, अपने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए। जैसे पेट के एग्जाम में हुआ था, जो लास्ट हुआ था, लोग आकर के जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, नहीं आया, बच्चे के साथ अन्याय हो रहा। भैया आप खुद ही अन्याय कर रहे हो, बच्चे के साथ कमीशन को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि वो जो है कि क्वेश्चंस अतरंगी टाइप का बना रहा है। देखिए, क्वेश्चंस जो बनाते हैं उनका एक टारगेट होता है, मैक्सिमम लोगों को एलिमिनेट करके बाहर निकालना। उनका ये होता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर करो, क्योंकि जो प्रीलिम्स का होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बात समझ रहे हो? तो अगर क्वेश्चन थोड़े से टफ या फिर अतरंगी टाइप के नहीं बनाएंगे, तो बड़ा ही मुश्किल होता है चीज़ों को ट्रेस कर पाना। तो जो लोग ब्लेम करते हैं उनकी बातों में एकदम ना है। यहाँ सीरियस इंटेंटली जो आपको मैटर देने जा रहा है, उस चीज़ को आप कंसेंट्रेट होकर के एक बार सुनिए और उसको समझिए, लिखिए नहीं। हमारा प्रोफेसर था, वो हमेशा कहता था कि बिना पेपर पेन का हमारी क्लास होती है, विदाउट पेपर पेन के आप आइए, आप क्लास सुनिए और उसके बाद खुद मंथन करिए। और 2 दिन मंथन किए, 2 बार, आप खुद ही इस योग्य हो जाएंगे उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिख पाए। यूपीएससी की अगर मेंस की बात की जाए, और जो एनडीए सीडीएस में एसएसबी होता है, उसकी भी जो एसएसबी में जो आपका ग्रुप डिस्कशन, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, उनके लिए भी ये होता है कि आप किसी चीज़ को सुनिए, समझिए और अपना एक अलग ओपिनियन, अलग का मतलब ये नहीं कि बहुत अतरंगी टाइप का, ऐसा अपना ओपिनियन बताइए कि आपका जब समाज में जाए तो वो एक खरा उतरे। खरा उतरने का मतलब, जब कई पैरामीटर उस पर जब लागू किए जाए, तो उस पे आपका खरा उतरे, कि आपको कोई काट ना पाए। तो जब तक चीज़ों को समझ के डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब है। खाना खाते हैं, रोज काजू बादाम किशमिश खाते हैं, लेकिन आपका बॉडी अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके आपके बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करती है, आप कुछ भी खाइए, आप पतले के पतले रहेंगे। बात समझ रहे?
तो इस वजह से कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है प्रॉपर होना चाहिए। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ आपका जीएस पेपर 3 जो मेंस का होता है, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट का होता है, इसको कवर करेगा। प्रीलियम जीएस पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको भी कवर करेगा। ये केवल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए नहीं, किसी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लिया आपने कोई वनडे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें लिए आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल को। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक, मैंने क्या कहा कि हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये आपका मेंस में, ठीक है, जो जीएस पेपर 3 होता है उसमें काम करेगा। और मेंस में जो आपका ऑप्शनल, अगर मान लीजिए जियोग्राफी है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो उसका आपका जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर 1, ठीक है जी, क्योंकि ऑप्शनल 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है और सेकंड में आपका इंडियन ज्योग्राफी आती है। पेपर 1 2 दोनों में काम आ सकता है, ठीक है, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स में भी बैठते हैं, बैठने का मतलब प्रीलिम्स में बैठेंगे तभी मेंस में अपीयर होंगे, ऐसा नहीं कि सीधे मेंस में चले जाएंगे। तो इसके लिए आपका जो जीएस पेपर 1 होता है जनरल स्टडी का, इसमें आपको सवाल मिलते हैं, अभी तक पूछे भी गए। जो एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसने पूछा था पेरिस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के बारे में पूछा था। ये कब आया था? 2015 16 15। ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा था कई बार। क्या है, आज हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO अपने रिसर्च में, रिपोर्ट में ये बताया, जो इसकी एनुअल रिपोर्ट आती है, ठीक है, कि 2023 जो रहा सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है अभी तक, ठीक है। और ये 2014 से लेकर 2023 तक वार्मेस्ट डिकेड ऑफ द एवर। अभी तक का जो 2014 से लेकर 2023 तक का एक दशक 10 साल जो था, इसमें अभी तक के जो भी दशक बीते सबसे गर्म दशक था। जैसे मानिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज होने का मतलब ये हो गया कि आप कहेंगे, मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि 2023 जो कि सबसे वार्मेस्ट, वार्मेस्ट का मतलब गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हम कह रहे हैं 2014 से लेके 2023 ये सबसे वार्मेस्ट, वार्मेस्ट मतलब सबसे गर्म, गर्म दशक रहा है। दशक, ठीक है, दशक रहा है। दशक का मतलब डिकेड, जो 10 साल के कलेक्शन को डिकेड बोलते हैं, दशक बोलते हैं। कई दशकों से आ रही है परंपरा, कई सदियों से आ रही है ना। 100 साल का होता है, 10 साल का होता है, 1 साल का, महीने का। तो यहाँ पे जब एनुअल बात किया जाए, सॉरी डिकेड की बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे 2014 से 23 के बीच में रहा। और ईयर की ये बात कर रहा है, किसका? ईयर, साल में, ठीक है, साल में, वर्ष में अगर बात की जाए तो 2023 सबसे वार्मेस्ट रहा। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट दिया, और ये कह रहा है कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट होती है, उसमें कहा ग्लोबल मीन सरफेस, मीन का मतलब एवरेज टेम्परेचर 2023 1.45 डिग्री सेल्सियस हायर देन, ठीक है, हायर देन किससे? प्री इंडस्ट्रियल एरिया। तो आपके दिमाग में यह भी यहाँ पे आना चाहिए, मैंने तो यहाँ पे बता दिया है चीज़ें, तो आपको एक दिमाग में आएगा ये क्या होता है। जो यहाँ पे, एक सेकंड में इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिया हो गया है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। क्या है? प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल पीरियड, पीरियड। देखिए ये टारगेट किया जा रहा है 80-50 से लेकर के 19। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इरा क्या था। बात समझ रहे हो? तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट यही है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 2023 जब से वार्मेस्ट रहा, गर्म रहा, 2014 से लेकर 2023 का जो दशक रहा वो सबसे गर्म रहा। तो आप यहाँ पे हम कई पॉइंट्स आपको डिस्कस करेंगे। बात समझ रहे हो? कई पॉइंट्स ला करके डिस्कस करेंगे। हम इस वजह से करेंगे ना, जिससे हमें क्लियरिटी मिल सके कि नहीं हम किस हिसाब से आगे अपना स्टडी करेंगे। हमने, हमारे पास आ गया प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इरा या पीरियड, पहला। दूसरा इंडस्ट्रियल पीरियड, इंडस्ट्रियल पीरियड या एरा, ठीक है।
मतलब काल। और तीसरा हो गया पोस्ट इंडस्ट्रियल ईरा, या जो भी कह सकते हो आप, और भी कोई बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया किस पीरियड को बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एरा जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखिए हम 18 सेंचुरी से मानते हैं कि शुरू होता है, एडी से, 18 एडी से शुरू होता है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पे होता है या कब? ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो बोलते हो आप, वहाँ पे होता है। और हमें पता है कि ब्रिटिश या फिर जो यूरोप के कई कंट्री होते हैं, जो फ्रांस, पोर्तुगीज, डच, उसमें एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो विश्व के सभी भागों में अपना कॉलोनी वर्चस्व स्थापित करती है। ठीक है, अपना रूल स्थापित करती है। और इंडिया में भी कई विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां हैं, जैसे डच आए, पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए। तो उनमें से दो सबसे पावरफुल निकली, एक निकली फ्रेंच और दूसरी निकली ब्रिटिश। अगर यहाँ पे रूल करना था, यहाँ पे इंडिया पे रूल करना था, तो ब्रिटिश या फिर कोई एक को रहना जरूरी था। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कई लड़ाइयाँ हुई, जिसको कार्नेटिक वार के रूप में देखा जाता, तीन होती। और वहां से ब्रिटेन जो कि फ्रांस को खदेड़ देती है, और 18 या फिर 18 से बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ब्रिटिश का वर्चस्व इंडिया पे हो जाता है। इंडिया पे 18वीं सदी से पूरी तरह से कंट्रोल ब्रिटेन की होता है, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये डेवलपमेंट करते रहते हैं। और जब ब्रिटिश वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल होता है, तो इसका एक स्लोगन होता था वहाँ के जो लीडर होते थे, वो कहते थे कि देखिए अपने सिटीजन से कि देखिए ब्रिटेन एक सेकेंड, ब्रिटेन का इतना बड़ा साम्राज्य है जहाँ पे कभी सूर्यास्त नहीं होता, सनसेट नहीं होता, सनसेट। तो कहने का मतलब 24 घंटे सूर्य हमेशा उदय रहता था। अगर लंदन में सूर्यास्त होता था तो दिल्ली में उदय होता था। अगर दिल्ली और लंदन में भी सूर्यास्त होता था तो आपका ऑस्ट्रेलिया में सूर्योदय होता था। तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था, वर्चस्व स्थापित हुआ। और 18वीं सदी में ब्रिटेन में जाकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकीकरण होता है। वहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, और जो है कि मटेरियल उत्पादन होता है, जैसे कपड़ा हो गया, टेक्सटाइल जिसको बोलते हो, जूता, कपड़ा, खाना पीना, जो भी सामान है, मनोरंजन का, टीवी, फ्रिज, कूलर, और यही सब इनोवेशन होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और आज के समय में अगर मैं बात करूं 21st एडी की अगर बात करें, जो 21वीं सदी चली, इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रही है, चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत एडवांस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर। आज के 10 साल पहले जाइए तो इंटरनेट की बहुत किल्लत हुआ करती थी, और आज के समय में हर व्यक्ति के पास 2 GB डाटा पर डे होता है, 5G 4G होता है, वो भी कम पड़ जाता है। लेकिन आज से 10 साल में पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो 1 GB डाटा होता था, वो भी 2G 3 हो जाता, पूरे महीने में चला लेता था। राइट, कैफे पे जाते थे लोग, आज हर घर में वाईफाई लगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम एडवांसमेंट। कभी मैं बात करूंगा आप लोगों से कि टाइप ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, क्या क्या पीरियड्स रहे हैं उनको, और क्या क्या एडवांसमेंट हुआ। बट हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर के 18 सेंचुरी में होती है। और ये धुआंधार जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, फोसी फ्यूल जिसको बोलते हैं, या फिर जो कोल होता है, पेट्रोलियम जितना भी होता है, वो धुआंधार यूज करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं, मतलब पेड़ों की कटाई भी ये बहुत तेजी से करते हैं। इससे हुआ क्या कि जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस होती है, बहुत इमिशन हुआ। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोलते हैं, मीथेन होती थी, और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये गैसें रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, और इनके पास क्षमता ये थी कि टेम्परेचर को ये ऑब्जर्व करके हमारे एटमॉस्फेयर का और गर्म किया इन्होंने। ठीक है, और जब और गर्म किया तो एटमॉस्फेयर ईयर बाय ईयर गर्म होता चला गया। और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अगर हमने, ठीक है, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले 10, 20, 50, 100 साल में पूरा पूरा दुनिया जो कि ध्वस्त हो जाएगी, जल जाएगी। मतलब इतना जिसके पास पैसा होगा 10-5 साल ज़्यादा जी सकता है, क्योंकि एसी फ्रिज कूलर लगा करके।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एसी फ्रिज कूलर भी काम करना बंद कर देंगे। हालांकि बड़े से इनिशिएटिव लिए गए हैं इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमने ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया उसको कम किया जाए। तो अब देखिए, जब इन्होंने 18 सेंचुरी में धुआंधार उत्पात मचाया, ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई, तो उसी दरमियान हुआ क्या कि यह भी हुआ कि भाई अब रियलाइज होने लगा कि नहीं, जो कि भाई देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कुछ स्टेप लिया जाए। ठीक है, स्टेप लिया जाए। तो 1972 में पहला स्टेप लिया गया ह्यूमन के द्वारा, इसके लिए क्लाइमेट चेंज को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। लेकिन यहाँ पे कुछ बात नहीं बनती। फिर 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर, मतलब 1992, फिर एक कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसको कहते हैं कि रियो अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? रियो अर्थ समिट, समिट। अब रियो डे जेनेरियो, रियो का मतलब एक प्लेस का नाम है, ये जो आपका ब्राजील, ब्राजील में है। ठीक है, और रियो बस शॉर्ट फॉर्म में है, और रियो को पूरा कहते हैं रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो। ठीक है, और ये एक प्लेस है आपका ब्राजील में पड़ जाता है, आपको मैप एक गूगल के थ्रू कर सकते हैं, वहां पे समिट होता है। इसको कहते हैं रियो अर्थ समिट या अर्थ समिट 1992। और ये जब समिट होती है तो ये एक लैंडमार्क निकल करके आता है। ठीक है, ये एक आपका एक लैंडमार्क ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होता है, और यहाँ से 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन निकलते हैं। ये तो निकलता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज पे निकल के आता है। दूसरा आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD जिसको बोलते हैं। फिर तीसरा आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन पे निकल करके आता है। एक आपका क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC, ये आपका यूं कह सकते हैं, ये निकल करके आता है आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ठीक है, पहला। दूसरा आपका बायोडाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल करके आया। तीसरा जो निकल करके आया, ये आपको लैंड को के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो डेजर्ट हो रहा था उसको रोका जाए। डेजर्ट का मतलब जो मरुस्थल बन रहे, मरुस्थल ऐसे होता है, मरुस्थल होता है, मरुस्थल होता है, और नहीं होता ना, मरुस्थल, मरुस्थल। तो ये आपका 3 कॉन्फ्रेंस निकल करके आता, और जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है UNFCCC। ठीक है, UNFCCC को लेकर के ये यहाँ पे, ये जो कि आपका क्लाइमेट चेंज से होता है, हर साल होता है। लेकिन 1996 में, 97 में एक कॉन्फ्रेंस होता है क्योटो में, क्योटो में होता है। और यहाँ पे ये बोला जाता है भैया ऐसा है कि हमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का इन द सेंस ये होता है कि हमें तापमान को कम कम करना है। कैसे कम करेंगे? जो ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसे CO2 एंड मीथेन, मीथेन, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड होता है। इनको क्या करें हम, कमजोर मतलब या फिर कम करें, ऐसा बात निकल करके आए। तो तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में निकल के क्लाइमेट चेंज किया जाए। तो इसके लिए क्या करना था कि जो आप नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, जो आप नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स जो यूज करते हैं उसको कम करें। जैसे आप कोल का यूज कर रहे हैं, कोयले का यूज, उसको कम करिए। दूसरी चीज, आप जो फॉरेस्ट काट रहे हो, फॉरेस्ट का मतलब जो आप जंगल, जंगल की कटाई कर रहे हैं उसको बंद करें, और इसकी जगह आप एफॉरेस्टेशन करें। एफॉरेस्टेशन का मतलब पौधे लगाना। ठीक है, वृक्षारोपण जिसको बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो नेचुरल गैस होती है,
या फिर जो पेट्रोल यूज करते हैं या डीजल जो यूज करते हैं, इसको भी कम किया जाए। इस चीज़ को लेकर के बड़ी कॉन्फ्रेंस पे एक सहमति बनी। ठीक है, लोगों ने किया, तो इसको 2005 से लेकर के 2015 तक इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया और काम किया गया। तो इसके बाद ये हुआ कि अब 2015 तक क्योटो प्रोटोकॉल चला, तो अब क्या किया जाए? तो क्योटो प्रोटोकॉल को और एडवांसमेंट करने के लिए, मतलब और इसको बेहतर बनाने के लिए 2015 में, ठीक है, 2015 में पेरिस में, ठीक है, पेरिस मतलब फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल, वहां पे कॉन्फ्रेंस किया गया जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21, ठीक है, किया गया। और यहां से निकल करके एक आता है आपका नेक्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, पेरिस अग्रीमेंट। क्या आता है? अग्रीमेंट निकल करके आता है। और क्यों आता है? क्योंकि पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाता है, ये चीजें होती। और इसी के साथ यह भी निकल करके होता है, ठीक है, ये निकल करके आता है कि भैया ऐसा है कि जो हम यहाँ पे एडवांसमेंट किए हैं, ये जो कि आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इसी का एडवांसमेंट होता है पेरिस अग्रीमेंट। तो अब आप देखिए, आपसे पूछ देगा सवाल, जो है क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये आपका जो कि क्लाइमेट चेंज से। पेरिस अग्रीमेंट किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंज से। क्योटो का ही एडवांसमेंट है। तो अब देखिए, तो हमें क्या जरूरत थी कि पेरिस अग्रीमेंट बनाने की? हम क्योटो प्रोटोकॉल 2 मान देते, ये भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि एक अच्छा अग्रीमेंट यहाँ बन करके आया। हमें अब देखिए इनके बीच में, ठीक है, हमें इनके बीच में डिफरेंसेस पता होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंसेस डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि वास्तव में इन दोनों के बीच में अंतर तो कुछ होगा, तभी तो जो है कि ये काम हुआ कि भाई लाया गया इसको लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब क्या हुआ, आगे जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए पॉइंट्स क्या बनते हैं? जो हमारे लिए पॉइंट्स बनता है, ये बनता है कि हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको देख लें और उसके बाद हम आगे अपना स्टडी करें। डिफरेंसेस देखना होगा तो हम देखेंगे ये कौन से साल आया और ये कौन से साल पे आया, और इसमें कौन सी गैसेस थी, इसमें गैसेस क्या थी, इसमें कितना टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात की गई इसका, और ये कहाँ पे किया गया और ये कहाँ पे करा गया। 4-5 डिफरेंसेस हम देखने, मेजर डिफरेंसेस बस इतना ही है कि कौन सा गैस इंक्लूड किया गया, कौन से कंट्री को कितनी जिम्मेदारी दी गई। अब हम यहाँ पे आके बात करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल को लेके और उसके पेरिस अग्रीमेंट को। बोथ देखिए, दोनों एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और दोनों का एम क्या है? एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड बट दे डिफरेंट इन द सेवरल की। दोनों का एस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज को ही कंट्रोल करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पहली बात देखिए, पहला यहाँ पे हम देखेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अब स्लाइड को बड़ा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। पहला चीज देखिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंसेस क्या है। ये 1997 में आया, कौन? क्योटो प्रोटोकॉल पहला, और ये पेरिस अग्रीमेंट 2016। अब ये देखिए, एक चीज और हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल, हालांकि इसमें शायद नहीं दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिया गया है, लास्ट तक दिया गया है, हम आगे बात कर लेंगे। दिया गया यहाँ पे, इस लाइन में दिया गया टाइम फ्रेमवर्क, देखिए यहाँ पे दिया। अब टारगेट क्या रखा गया है? क्योटो प्रोटोकॉल में क्या रखा था? प्राइमरी टारगेट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो औद्योगिकीकरण से गुजर चुके थे कंट्री, उनको टारगेट किया था इसने। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जैसे वेस्टर्न कंट्री, यूरोप के कंट्री और अमेरिका कनाडा को लेकर के, कि आप एक काम करिए, इन डिक्रीज करिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ठीक है। बट अगर हम प्रोटोकॉल पेरिस, PARI पेरिस अग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये पूरे विश्व को ये कहता है भैया ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। कंट्रीब्यूट टू इमिशन रिडक्शन, इसमें इंक्लूड डेवलपिंग कंट्री को भी क्या करिए, कंट्रीब्यूट करिए इमिशन को कम करने के लिए।
आप पैसे दे दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, या फिर अपने यहाँ ही कुछ ऐसा करिए कि ग्रीन हाउस गैस जो CO2 मीथेन है वो कम हो। अब देखिए स्कोप ऑफ गैसेस, स्कोप ऑफ गैसेस की बात क्या करते हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो फोकस करता है, यहाँ पे देखिए फोकस क्या करता है, रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द 6 मेजर ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल लाइट आ रही है, जा रही है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को फ्लैक्चुएट होता होगा लाइटिंग में। तो इसने 6 गैस को टारगेट करता है, वाइल जबकि पेरिस अग्रीमेंट जो होता है ये ऑल सभी उन गैसों को टारगेट करता है जो ग्रीन हाउस को इम्पेक्ट करते हैं, मानव के द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, उसको ये टारगेट करता है। ठीक है, ये बात करके फिर उसके बाद लीगल नेचर, लीगल नेचर का मतलब ये हो गया कौन कंट्री पे कानूनी तौर से लागू होगा अग्रीमेंट कि नहीं होगा। लीगल में देखिए क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग फॉर द पार्टी टू रेटिफाई। ठीक है, रेटिफाई का मतलब आप उसको सही मानिए, ऑब्लिगिंग देम टू मीट देयर इमिशन रिडक्शन टारगेट। ये था कि आप किसी भी हालत में इसको आप कम करिए। ठीक है, इस चीज को लेके बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम और बात करें यहाँ पे चल के, ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, लेकिन अब हम पेरिस अग्रीमेंट की बात करते हैं, ये नॉट लीगली बाइंडिंग। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एकदम लीगली, मतलब लीगली का मतलब ये हो गया कि बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन पेरिस अग्रीमेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, लीगली बाइंडिंग नहीं। यहाँ पे एक चीज कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकती है सर। ठीक है, हमने कहा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मैं इंडिकेट क्योटो प्रोटोकॉल को KP से कर रहा हूँ और पेरिस अग्रीमेंट को PA से बोल रहा हूँ। अब देखिए ये लीगली बाइंडिंग था। ठीक है, लीगली बाइंडिंग था, बट ये लीगली ये जो कि बाइंडिंग नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ये तो 1997 में आया और ये 2016 में काम में आया, हालांकि साइन 15 में हो गया था, राइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो COP21 हुई थी। ठीक है, 2021 किसका, UNFCCC। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो आया था, तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल क्यों किए, इसको क्यों किए थे, क्योंकि देखिए ये अप्लाई इम्प्लीमेंट किस पे था, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात ये थी केवल ये ओनली किसके लिए, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड औद्योगिकीकरण से गुजर चुके थे कंट्री, उनके लिए। और ये क्या है, ये सभी के लिए, ये ऑल नेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए इसको लीगली बाइंडिंग कर देते, बाइंडिंग, तो आप बताइए जो छोटे गरीब कंट्री हैं वो कैसे जो है कि इसको पैरामीटर को फॉलो करते, तो बताइए और दब जाते ना, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी। और इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इलीगल बाइंडिंग ना होने की वजह से बात ये हुआ ना, इसमें दोनों को फायदा हुआ, किसको, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थे और जो अदर देन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थे, जो इकोनॉमिकली वीकर थे, दोनों को फायदा हुआ। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज थे, औद्योगिकीकरण डेवलप हो गए थे, उनको ये हुआ भैया चलो करेंगे तब भी वाह है, नहीं करेंगे तभी। थोड़ा सा देखिए ये रीजनिंग की बात है, हालांकि ये समझने की बात है। मैंने कहा कि किसी को 2 रुपए दे करके आप उससे 3 रुपए वापस ले लो, ठीक है, तो आपका कितना गया, ठीक है, आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन मिला कितना, 1 रुपये मिले। लेकिन जनरली देखें कहेंगे आपका तो 2 रुपया गया, ठीक है, नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने 3 रुपये आपने वापस लिया, तो 1 रुपये ज़्यादा। तो ये समझने की बात है, लॉजिकल रीजनिंग की बात है। इज दैट क्लियर। अब देखिए आगे क्या बात हो रही है कि ये जो टाइम फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस 5.2% बिलो 1990 के पहले, इंडस्ट्रियलाइज पीरियड से पहले। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट का हो गया 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। क्या टाइम फ्रेमवर्क क्या है,
टाइम फ्रेमवर्क क्योटो प्रोटोकॉल का एंड होता है 2012 में, ठीक है। लेकिन अब अचीव द बिटवीन जो पेरिस अग्रीमेंट है, ठीक है, इसको क्या है अचीव करना 2025 और 30 के बीच में आपको ये करना है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे समझना ही बड़ा जरूरी होता है। हमने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया पहला, और दूसरा हो गया आपका पेरिस अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट हो गया। हमने कहा ये 2012 में एंड हो जाता है और ये 2016 में शुरू होता है और इसको टारगेट को 2025 से लेकर के 30 के बीच में कंप्लीट करना है। लेकिन इसी के साथ आप एक चीज मत भूलिएगा, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज है, आपका SDG से जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये यूनाइटेड नेशन UNA का ये टूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसमें 17 गोल है टोटल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है। और उनमें से 17 में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 5 ऐसे हैं गोल इस 17 में से, 5 आउट ऑफ 17 में से, कि जो आपका सीधे सीधे आपका क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज या जिसको बोलते हैं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन से कनेक्ट है। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे आपको लिंक दे दिया, वहाँ से स्टडी कर सकते हो आप। तो यहाँ कहने का मतलब हमें कई चीज़ें मिलती हैं, हमें वो एक डायमेंशन में मिलके नहीं पढ़ना है। हमें जब भी या फिर कोई भी टॉपिक अगर हैंडल करने है A to Z पता, तभी हम अपने एग्जाम्स को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें आप, और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाए हमारी टीम के द्वारा। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी टीम को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सपोर्ट करते हैं बहुत, ठीक है, कंटेंट बनाने में और लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव अ नाइस डे।